डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे पता है कि आप इस सीरीज में इस एपिसोड का इंतजार कर रहे होंगे जो पास्ट 3 इयर्स के एक्चुअल क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस डोमेन में सीयूईटी पीजी 2026 के लिए 3 साल के क्वेश्चन को एनालाइज करता है थीम वाइज और ढेर सारे इंफॉर्मेशन आगे के एग्जाम के लिए। आप यदि सोच रहे हैं सर क्या कह रहे हैं, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉल साइंस हेल्प यूट्यूब चैनल, जो एक बहुत छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज पॉलिटिकल साइंस में शेयर करने का, वो भी एग्जामिनेशन पर्पस से। ये जो सीरीज है, जैसा मैंने कहा, ये सीयूईटी पीजी 2026 के लिए ओरिएंटेड है, जिसमें कि पास्ट 3 इयर्स के थीम वाइज पेपर एनालाइज किए जाते हैं विथ एक्सप्लेनेशन एंड लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। आज की थीम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, आपको बताना बेहद जरूरी और आपका जानना बेहद जरूरी कि यदि आप इन बचे हुए दिनों में अपने प्रिपरेशन को सीयूईटी पीजी को बूस्ट करना चाहते हैं, अपने चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं और एक ब्यूटीफुल वे में फिनिश करना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आपके लिए है पॉल साइंस हेल्प चैनल प्लेटफॉर्म पे सीयूईटी पीजी 2026 क्रैश कोर्स। क्या मिलता है आपको, आप यहाँ गौर से देखें, एग्जैक्टली आपको ये प्रोवाइड की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं सोचता हूँ, वो है रिवीजन क्लासेज एंड फ्री फुल लेंथ मॉक। उसके अलावा आपको एज ए बोनस जो है 23 जो है थीम वाइज मोस्ट मैचिंग लेवल एंड मोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हो सकते हैं विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। यदि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट, तो आपने डिटेल्स को भेजें paulsciencehelp@gmail.com पे। ओके, और यदि आप रिसोर्सेज या बुक सर्च कर रहे हैं सीयूईटी पीजी के लिए, तो इन 3 बुक से कोई भी और पॉपुलर रिसोर्स या इंपॉर्टेंट रिसोर्स नहीं हो सकती है। ये मैं मैटर ऑफ फैक्टली बता रहा हूँ, और आप लोगों ने ही इसको ऐसा बनाया है बिकॉज इसमें वो सारी चीजें हैं जो सीयूईटी पीजी क्रैक करने के लिए जरूरी हैं। 3 बुक्स हैं। एक तो सीयूईटी पीजी की पास्ट 5 इयर्स पेपर का थ्रेडवेयर एनालिसिस है, जिसमें 6 पेपर हैं, क्योंकि 2023 में 2 फेजेज में हुए थे तो 2 पेपर मिलते हैं विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एग्जाम प्रेप स्ट्रेटजी के साथ में। दूसरी जो है वो तो मदर बुक है, सीयूईटी पीजी एग्जाम गाइड, जो इस बार बिल्कुल रिवाइज कर दी गई है फुल्ली, और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस, जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस के बेस्ट 1500 एमसीक्यू। आपको यहां बता दें कि ये बुक जितना सीयूईटी पीजी के स्टूडेंट के लिए पॉपुलर है, उससे भी ज्यादा यूजीसी नेट और अदर एग्जाम के भी स्टूडेंट इस बुक को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें है वो सारे क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आते हैं या आने चाहिए। इसकी जो डायरेक्ट लिंक है, ये सभी अमेजन पे हैं, ई बुक फॉर्म में है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बाय पेइंग नॉमिनल फी। और ये जो है इसकी डायरेक्ट लिंक जहां से आप सीधा क्लिक कर सकते हैं, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं सीयूईटी पीजी 2025, जो कि है लेटेस्ट पेपर। लेट अस सी। आपको पता है, इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर देखें, आपको पता है कि 5 थीम इसमें है, 5 टॉपिक है, कह लीजिए 5 थिंकर हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वो थिंकर कौन है। राजा राम मोहन रॉय है, कौटिल्य पे है, गांधी जी पे है और सावरकर जी पे है, अंबेडकर भी है। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें कोई भी क्वेश्चन ना तो राजा राम मोहन रॉय से है और ना अंबेडकर से है। क्वेश्चन जो है केवल 3 थीम से हैं, सावरकर, गांधी जी और कौटिल्य। देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर बिलीव दैट सत्य इज द इसेंस ऑफ धर्म। अब यहाँ पे देखिए, सत्य को धर्म से यदि कोई जोड़ने वाले हो, तो कॉमन सेंस से यदि आपने गांधी जी को थोड़ा भी पढ़ा है, तो आपको पता है कि इन सब में केवल वही हो सकते हैं जो सत्य, अहिंसा, धर्म, इन सब को जोड़ते हैं। आसान क्वेश्चन, बिकॉज इट्स सो ऑब्वियस। गांधी जी की जो बुक है सत्य पे, उसको जरूर याद कर लीजिए, आपको हेल्प होगा। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये तो खुद ट्रुथ पे है 1929। और उनके मरणोपरांत जो है गॉड इज ट्रुथ, बाद में उन्होंने इस स्लोगन को चेंज कर दिया था ट्रुथ इज गॉड करके। तो गॉड इज ट्रुथ 1962 में रिलीज होती है उनके मरने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए फॉरेन पॉलिसी अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र। इस क्वेश्चन के पहले थोड़ी नॉलेज बढ़ा लीजिए। इस जो छह जो जो ऑप्शंस है, आप कह लीजिए स्ट्रैटेजी है फॉरेन पॉलिसी की,
उसको सद्गुना, मतलब शद मतलब साथ, गुण मतलब पॉलिसी कह लीजिए, सद्गुना उन्होंने नाम दिया। ये है संधि, मतलब संधि कर ले, एग्रीमेंट कर ले, जैसे अभी इंडिया और यूएसए ने कर लिया। विग्रह, क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन, जैसे कि चाइना ने अब यूएस के साथ कुछ समय पहले किया था, रेयर अर्थ पे बैन लगा के और, तो फिर उसके बाद में उन्होंने संधि कर लिया। यना मतलब मार्चिंग, मतलब दोनों जो है मतलब आपकी सेना जो है वो चढ़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर वाज द स्ट्रेटजी ऑफ यना। आसना जो है आर्म्ड न्यूट्रलिटी है, मतलब आप पूरी तरीके से बॉर्डर पे तैयार हो, आंखें तरे रहे हो, जैसे डोकलाम में हुई, या जैसे ऑपरेशन ब्रास्टेक्स हुई, ऑपरेशन पराक्रम हुआ, इंडिया पाकिस्तान के विषय में बोल रहा हूँ, वहां पे आंखें तरेरते हैं लेकिन चढ़ाई नहीं करते, आसना है। समसरया है सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम पावरफुल, जो जो पाकिस्तान करता है, चाइना से प्रोटेक्शन लेता है, इंडिया से झगड़ा करता है। एंड द्वंद्वी भाव, मतलब डुप्लीसिटी और डबल पॉलिसी। चाइना तो ऐसा कई बार खेलता है, पाकिस्तान भी खेलती है, कि एक के साथ दोस्ती दूसरे के साथ दुश्मनी, एंड लाइक दैट, ये डबल फेस रखना। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो द्वैधी भाव है, विग्रह है, वासना है, लेकिन दाना जो है वो नहीं है। और दाना कहाँ आता है इसमें, जो है आपको पता है, सामा, दाना, दंडा एंड भेद, ये चार जो है चतुर उपाय कहलाते हैं। मतलब किसी भी सिचुएशन में, डिप्लोमेसी में भी, किसी भी सिचुएशन में ये चार आपके पास ऑप्शन होते हैं, कि किसी को जो है सम्मान दे करके जो है उसके साथ में आप बात बना लें, या उसको कुछ पैसे दे के बना लें, जैसे कि आपने देखा रेयर अर्थ मिनरल को दे करके जो है जेलेंस्की ने बात बना ली ट्रंप के साथ में। और ट्रम्प को सम्मान देके, चापलूसी भी कह लीजिए, कई लोग अपनी बात बनाते हैं। दंड जो है वो यूएस दे करके बात मनवाता है। इवन हम लोगों के साथ उसने दंड जैसा किया, कि यदि आप रसिया से ऑयल खरीदोगे तो हम आप पे 25% एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो उन्होंने एक तरह से दंड दिया हम लोगों को। तो ये भी एक चतुर उपाय में से है। और भेद तो कई लोग, चाइना एंड अदर्स जो है भेद करते हैं, मतलब डिवाइड एंड रूल सॉर्ट ऑफ जो है वो भी लोग करते हैं। वो भी कौटिल्य, उसको भी जो है राज्य को बचाने के लिए या दूसरे विजय पाने के लिए, उसको भी पॉलिटिक्स में एक्सेप्टेबल मानता है भेद। सो दिस क्वेश्चन वाज अगेन इजी क्वेश्चन, दिस बोथ वेर इजी क्वेश्चन। अब अगला देखिए। थर्ड क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी आइडिया ऑन अहिंसा। ये दूसरा क्वेश्चन महात्मा गांधी पे पूछ दिया गया था। इसके चलते कोई भी क्वेश्चन अंबेडकर जी या राजा राममोहन रॉय से ये नहीं पूछ पाए, क्योंकि इनको 5 ही 6 क्वेश्चन का जो है एक लिबर्टी है। अब यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी बिलीव द सत्य लेड हिम टू अहिंसा, मतलब ट्रुथ से जो है नॉन वायलेंस में पहुंचे। तो सत्य लेड हिम टू अहिंसा। अब यहाँ पे देखिए, ये एक तरह से सही भी है। वैसे तो अहिंसा इज द मीन्स है एंड ट्रूथ इज द एंड है, कि आप अहिंसा के मीन से सत्य को प्राप्त करते हो। लेकिन ये भी सही है कि यदि आप सत्य की तरफ चलोगे तो आप अपने आप नॉन वायलेंट हो जाओगे, क्योंकि सत्य जो है वो कभी भी कुअर्सिव, वायलेंट नहीं हो सकता है। सत्य ऑलवेज प्योर होता है। ट्रुथ जो है ऑलवेज जो है नॉन वायलेंट होगा। तो ये भी उस मायने में जो है सही है, क्योंकि ABCD यहाँ पे है ऑप्शन। ही डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव मीनिंग ऑफ सत्य एंड अहिंसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बात जोहान गाल्टुंग भी कहते हैं पीस के बारे में, पॉजिटिव पीस, निगेटिव पीस। गांधी जी ने भी कहा कि यदि आप देखो, यदि आप निगेटिव मीनिंग ऑफ सत्य का लो तो क्या है, कि एब्सेंस ऑफ फैक्चुअल ट्रूथ, मतलब कि हम कोई चीज को जो है फैक्चुअली इनकरेक्ट ना कहें, तो ये निगेटिव है। बट दिस इज नॉट ए ग्रेट थिंग। ट्रूथ का मतलब होता है लव। ट्रूथ का मतलब होता है, यदि कोई अंधा है तो आप उसको जोर से नहीं बोलते हो ए अंधे, दिस इज नॉट ट्रूथ। ट्रूथ जो है रिलेटिव होता है। ट्रूथ जो है, ट्रूथ जो है वो दूसरे के भले के लिए होता है। ट्रूथ ऑलवेज दूसरे के भले के लिए होता है। ट्रूथ गॉड है। ट्रूथ मतलब कि वो प्योर भावना है जो आप दूसरे के लिए शो करते हो, दैट इज पॉजिटिव ट्रूथ। सेम वे अहिंसा जो है, मतलब जिसको जोहान गाल्टो, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एब्सेंस ऑफ वायलेंस जो है वो नॉन वायलेंस है, लेकिन दिस इज नॉट पॉजिटिव मीनिंग ऑफ अहिंसा। पॉजिटिव मीनिंग है कि जहाँ पे सब लोग हारमनी से रहते हैं, जिसको बोलने की आजादी है, सब लोग फील करते हैं कि उस पर कोई
रोक टोक नहीं है। एंड सोसाइटी में चाहे औरत हो, मर्द हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटी जात, नीची जाति, ये सब नहीं है, सब बराबर है और सबको समान अवसर मिलता है। दिस इज अ पॉजिटिव मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस। समाज के स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि किसी को कोई दबाता नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, अहिंसा वॉज द मैनिफेस्ट पार्ट ऑफ ट्रूथ। मैनिफेस्ट पार्ट मतलब क्या है? ट्रूथ को किसने देखा है? ट्रूथ रिलेटिव होता है, इंटेंजेबल होता है। गॉड को भी किसने देखा है? लेकिन जो दिखता है वो नॉन वायलेंस है। नॉन वायलेंस मैनिफेस्ट पार्ट, मैनिफेस्ट मतलब जो जो रियलाइज होता है, जो आपको देख सकते हो, जिसको महसूस कर सकते हो। तो मैनिफेस्ट पार्ट ऑफ ट्रूथ जो है वो अहिंसा है। और अहिंसा इज द मीन्स एंड ट्रूथ इज द एंड, ये तो बिल्कुल वो कहते ही थे। तो इसलिए ABCD इज द बेस्ट आंसर। ये मीडियम लेवल का है, क्योंकि आप गेस कर सकते हो कि ये सभी सही है, इसमें कोई गलत कहना मुश्किल है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर। यहाँ पे सावरकर से एकमात्र क्वेश्चन ये पूछते हैं, और ये आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन थोड़ी ब्रेन पे भी आप जोर डालेंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया, शत्रु मेला, अपात मित्र मेला, ऐसा इन्होंने दे दिया। अब अनुशीलन समिति तो कोई भी अच्छा स्टूडेंट काट देगा, क्योंकि ये श्री अरबिंदो से जुड़ा हुआ था बंगाल में, इसका कोई नाता सावरकर जी से नहीं था। लेकिन सावरकर जी के लिए हम लोग हमेशा जो है अभिनव भारत सोसाइटी याद करते हैं, लेकिन उसी का पहले नाम, जब तक वो अभिनव भारत नहीं हुआ था, उसका नाम मित्र मेला था। अब ये फैक्ट बहुत छुपा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि शत्रु मेला कोई नाम रखेगा क्या? पात मित्र भी उतना ही निगेटिव कनोटेशन है, ये कोई नाम रखेगा? और ये नहीं हो सकता, इसका मतलब केवल यही होगा, ऐसा आप गेस कर सकते हैं, और यही सही आंसर है। इसके बारे में यहाँ और कुछ पढ़ लीजिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन, which of the following is not an organ of the state as presented in the सप्तंगा थ्योरी? अगेन कौटिल्या से दो क्वेश्चन, गांधी जी से दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन खासा आसान है, क्योंकि सप्तंगा जो है कौटिल्या के सभी बच्चे याद करते हैं। 7 लिम्स, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। स्टेट जो है एक ऑर्गेनिज्म के जैसा है, और उसके जो अवयव हैं, कंपोनेंट, उसके लिम्ब के जैसे। 7 लिम्ब है स्वामी मतलब कि राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद मतलब जनपद में लोग भी आते हैं और टेरिटरी भी आती है। दुर्ग मतलब जो फोर्ट है, कोष मतलब ट्रेजरी, धन, दंड मतलब आर्मी, मित्र मतलब जो आपके अलाइज हैं। और ये जो क्रम है, ये भी कुछ एग्जाम में पूछा गया है कि दुर्ग कितने नंबर पे है, कोष कितने नंबर पे। तो आप जोड़ोगे तो 1 2 3 4 पे दुर्ग है, 5 पे कोष है, 6 पे दंड, 7 पे मित्र। बकवास क्वेश्चन, लेकिन ऐसा पूछा गया है, तो इसको भी थोड़ा याद कर लीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट, जो सेकंड इस ट्राइका में जो है 25 के बाद CUET PG 2024, चलिए देखते हैं इससे कैसे क्वेश्चन पूछा। अभी तो आपने देखा 25 थोड़ा अनबैलेंस था। लेट अस मूव अहेड ऑन 2024 एंड देन वी विल सी 2023। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्लाइड में, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द बुक्स ऑफ गांधी जी, महात्मा गांधी अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ पब्लिकेशन। इसमें आप देख सकते हैं स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन आपको बम्प कर सकता है, मतलब मैं इसको डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन बोलूंगा। उसका कारण ये है कि गांधी जी के हिंद स्वराज को तो सभी स्टूडेंट याद कर लेते हैं कि ये 1909 में था, लेकिन बाकी का आप ईयर याद नहीं रखते, इसके चलते आपको परेशानी होगी। लेकिन यदि आप इतना भी याद रखें कि हिंद स्वराज उनका फर्स्ट मेजर बुक था, तो आप 50-50 गेम खेल लेते हैं, क्योंकि ए या बी से शुरुआत होती है। ए है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वो काफी बाद में लिखी गई हिंद स्वराज से, और बी से शुरू होता हुआ केवल 2 ही ऑप्शन है। इसका मतलब है कि 50-50 गेम तो केवल आप इस इंफॉर्मेशन से आप कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो बी के बाद ए यहाँ पे है, मतलब माई द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, और यहाँ पे सी है इंडिया ऑफ माई ड्रीम। यदि आप यहाँ पे मैंने दे दिया है, इसलिए आप देख सकते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ उसके बाद आती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है 2। लेकिन ये आसान नहीं हो सकता है, यहाँ पे देख लीजिए। लेकिन इससे सबक आपको क्या मिलती है कि यहाँ यदि गांधी जी का पूछा गया है, तो अंबेडकर जी ने भी इतने सारे बुक लिखे हैं, उनकी भी क्रोनोलॉजी आपको पूछी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, आगे एक क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सावरकर्स आइडिया ऑफ हिंदुत्व आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैं चारों स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। सावरकर डिड नॉट आइडेंटिफाई इंडिया इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल और पॉलिटिकल नेशनलिज्म। ये जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये कह रहे हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन इसलिए वेग है क्योंकि सावरकर, मेरे अनुसार से तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने टेरिटोरियल या पॉलिटिकल नेशनलिज्म नहीं किया था। ऑफ कोर्स ही वाज फॉर कल्चरल नेशनलिज्म,
मतलब वो ज्यादा उनका फोकस कल्चरल नेशनलिज्म की तरफ था, लेकिन उन्होंने नकारा नहीं था टेरिटोरियल या पॉलिटिकल नेशनलिज्म को। लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे भी ज्यादा क्रूड स्टेटमेंट आपको मिल सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, हिज डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व इंक्लूडेड द फेथ दैट हैज एन ओरिजिन आउटसाइड द टेरिटोरियल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये मिल जाता है आपको एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हाई? क्योंकि आप यहां पे आइए कि सावरकर के अनुसार हिंदू कौन थे। फर्स्ट, हु फॉलो रिलीजन विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया, पहला ही इसमें यह है। जैसे कि बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये सब इंडिया में आया, इसलिए उनके अनुसार से जो बौद्ध हैं, जैन हैं, वो भी जो है हिंदुत्व के अंदर आते हैं। दे आर ऑल्सो हिंदू, मतलब कल्चरली देखा जाए। लेकिन जो रिलीजन आउटसाइड इंडिया ओरिजिनेट किया है, लाइक इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, उसको वो हिंदुत्व का या हिंदू का पार्ट नहीं मानते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग है। और चूंकि आपको एक डेफिनेटली रॉन्ग मिल गया है, तो इसको आप सही मान सकते हैं विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी चलिए, तो ये यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी आप केवल पढ़ सकते हैं, एन इसेंशियल हिंदुत्व इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कॉमन कल्चर। ऑफ कोर्स कल्चरल नेशनलिज्म की बात थी। ही आइडेंटिफाइड इंडिया इन रिलीजियो कल्चरल टर्म विद ए डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन बाउंड्री। ये सब सही है, लेकिन थोड़ा वेग वेग टाइप के सेंटेंस है यहाँ पे। क्यों ना इसको देख लीजिए कि एज पर सावरकर हिंदू वो थे जो कि रिलीजन, ऐसे रिलीजन को फॉलो करने वाले थे जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। दूसरा इनका क्राइटेरिया था कि हु हैज डिसेंडेड ऑफ हिंदू पेरेंट्स, जिनके पूर्वज कभी ना कभी हिंदू थे। और थर्ड, हु रिगार्ड्स द लैंड फ्रॉम इंडस टू सी, मतलब जो भारत वर्ष लैंड है उसको वो पुण्य भूमि, पितृभूमि मानते हैं। ये तीन क्राइटेरिया पे जो भी खड़े उतरते हैं वो हिंदू हैं। मतलब हिंदू आप समझिए लार्जर वो हिंदू बना रहे हैं, केवल वो नहीं जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिख, जैन और बौद्ध भी उनके अनुसार से हिंदू हो जाते हैं। इसके अलावा उनकी जो बेसिस है हिंदू नेशन का, हिंदू राष्ट्र का, उसके 3 कंपोनेंट हैं। मतलब 3 तरीके से आप देख सकते हो, 3 पिलर्स पे उनकी हिंदू राष्ट्र जो है बेस थी। फर्स्ट, टेरिटोरियल आइडेंटिटी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये गलत नहीं, मतलब कि ये जो है गलत है ये स्टेटमेंट। टेरिटोरियल वे में उन्होंने देखा था कि एक हमारी फिक्स टेरिटरी है जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, हमारी एक डिस्टिंक्ट रेशियल आइडेंटिटी है, दूर से देख के लोग हमको कह सकते हैं कि हम भारत के लोग हैं। वैसे ये कहना इतना अभी आसान नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम अफगानिस्तान के हैं कि पाकिस्तान के हैं कि श्रीलंका के भी, और बांग्लादेश, कोई भी हो सकता है, क्योंकि सब एक जैसे दिखते हैं। आप यदि देखें कि कोई तमिल इंडियन है और कोई श्रीलंकन तमिल है, क्या दोनों के फीचर में कोई डिफरेंस है? और यदि कोई पंजाब का हमारे यहाँ पंजाब, धुर पंजाब का कोई व्यक्ति है, तो वो कोई पेशावर में रहने वाले पाकिस्तानी के जैसा भी दिखता है, अफगानी जैसा भी दिखता है। इनफैक्ट मुझे इसका पर्सनल अनुभव है कि लोग जो है कैसे कंफ्यूज होते हैं। तो इंडियन सब कंटिनेंट आप कह सकते हो एक रेशियल फीचर है एक्चुअल में। और कल्चरल आइडेंटिटी भी है, एक डिस्टिंक्ट जो है हिंदू कल्चर है, हिंदुस्तानी कल्चर आप कह लीजिए। यदि आप हिंदू वर्ड से आपको परेशानी हो तो हिंदुस्तानी कल्चर। तो ये कल्चरल आइडेंटिटी, रेशियल आइडेंटिटी और टेरिटोरियल आइडेंटिटी के बेसिस पर उन्होंने अपनी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा की थी। ये दोनों बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट बीन रिटन बाय बी.आर. अम्बेडकर। यहीं पे मैं बोल रहा था कि क्यों ना आप इनकी भी क्रोनोलॉजी थोड़ा देख लीजिए इस साल के लिए। कौन सी नहीं लिखी गई है, ये थोड़ा आसान हो सकता है। वैसे ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लेवल का है, क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान और गांधी, नेहरू और टैगोर है। बाकी ये तो प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ओरिजिन एंड सॉल्यूशन बहुत फेमस उनकी थेसिस है जो उन्होंने पीएचडी रिसर्च के लिए किया था एलएससी में। और एनाहिलेशन ऑफ कास्ट उनकी बहुत फेमस पैम्पलेट भी है, एसे भी और बुक भी है। लेकिन इन दोनों में आपको पता होना चाहिए कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो है उनकी बुक है, उन्होंने इसको लिखा है। और गांधी, नेहरू एंड टैगोर जो है वो उन्होंने नहीं लिखा है, मैंने यहाँ नेट से खोज के दिया है। ये बुक बहुत अभी रिसेंटली लिखी गई है, जो डिफरेंट एग्जाम के लिए जनरली स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं, कल्पना राजाराम की। तो इसलिए सही आंसर है कि गांधी, नेहरू, टैगोर उन्होंने नहीं लिखा है। उन्होंने जो लिखा था वो गांधी एंड गांधीज्म लिखा था। उन्होंने कार्ल मार्क्स एंड बुद्धा भी लिखा था, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। उनकी जो बुक का रेंज देखेंगे, मैंने तो यहाँ पे करीब उनकी 70% बुक ही दी है, और भी बुक उनके हैं। मतलब प्रोलिफिक राइटर थे, मतलब इतना ज्यादा उन्होंने लिखा है। लेकिन कास्ट इन इंडिया उनकी पहली बुक है। इसको रट लें कि कास्ट इन इंडिया पहली बुक है, तो आपको बहुत सारे क्रोनोलॉजी आपको बन जाएंगे। दूसरा, उनकी जो थेसिस है 1923 प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जो यहाँ भी आई है, वो सेकेंड बुक कही जा सकती है। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 की है। हु वेयर शूद्रा 1946, अनटचेबल्स 1948 और बुद्धा एंड हिज धर्मा 1957। उसके बाद
ईयर नहीं मिलता है क्योंकि बहुत सारे बुक उनके मरणोपरांत जो है पब्लिश अभी हाल में किए गए हैं, इसलिए मैंने इसका डेट नहीं दिया, आप और कंफ्यूज कर जाओगे। लेकिन इस बुक का नाम देख लो, इस तरह के क्वेश्चन की उन्होंने लिखा है या नहीं, उसमें तो ये आपको हेल्प हो ही जाएंगे। क्रोनोलॉजी जनरली इन्हीं बुक का आएगा, इसलिए इन बुक को भी थोड़ा गौर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर इस्टैब्लिश द आत्मीय सभा। ये क्वेश्चन आसान है, इनफैक्ट पहला आसान क्वेश्चन है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा के इस्टेब्लिशमेंट के 1815 में, ये स्टूडेंट जनरली याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती है जिन्होंने की आर्य समाज की स्थापना की, वी.डी. सावरकर अभिनव भारत, और अंबेडकर जी ने भी कई समाज बनाया था, समता समाज। तो ये सब भी देख लीजिएगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा एंड ऑल। Who among the following political thinker was the author of the Percept of Jesus, the Guide to Peace and Happiness? ये भी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय की बुक स्टूडेंट हमेशा याद करते हैं। यहाँ पे मैंने सारे उनके लगभग मेजर बुक दे दिए हैं, उसमें से ये बुक आप देख सकते हैं। उन्होंने जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों का काफी गूढ़ अध्ययन किया था, और दोनों से प्रभावित भी दिखते थे राजा राम मोहन रॉय। इससे क्या निकल के आता है 6 क्वेश्चन में, कि ये जितने थिंकर हैं उनके बुक को जरा गौर से देखिएगा। राजा राम मोहन रॉय के बुक को इन्होंने पूछ दिया, अंबेडकर जी के बुक को पूछ दिया, गांधी जी के बुक को पूछ दिया। ऑफ कोर्स कौटिल्या की बुक पूछने कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र केवल एक ही मेजर उनकी बुक है। सावरकर की भी बुक को पूछा जा सकता है, उन्होंने भी 4-5 बुक लिखे हैं, उनकी क्रोनोलॉजी भी पूछा जा सकता है, जरा गौर से देख लीजिएगा। अब आइए CUET PG 2023, यहाँ पे मैं बता दूं कि ये फेज 1 है। अब आप बोलेंगे सर ये फेज मामला क्या है? असल में 2023 में 2 बार उनको एग्जाम लेना पड़ा था, कुछ हुआ होगा, कुछ बच्चे छूट गए थे किसी कारण से, इसके चलते हमें फायदा ये हुआ कि एक और पेपर मिल जाता है जिसको मैं यहाँ पे एनालाइज करूंगा। सो फेज 1 में देखिए क्या क्वेश्चन थे। 23 अगेन मैं कह रहा हूं कि थोड़ा उटपटांग क्वेश्चन आपको दिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, which two among the following did B.R. Ambedkar identify as critics of social reform in India? मतलब ये कौन दो धड़े को, ग्रुप को वो जो है मानते थे कि ये सोशल रिफॉर्म के प्रति जो है उदासीन है या नहीं होने देना चाहते हैं? अंबेडकर, इसका हिंदी में तर्जुमा या ट्रांसलेशन ये है। क्या वो रेडिकल्स एंड एनार्किस्ट थे, एनार्किस्ट एंड सोशलिस्ट थे, पॉलिटिकल रिफॉर्मर एंड सोशलिस्ट थे, पॉलिटिकल रिफॉर्मर एनार्किस्ट थे? अब यहाँ पे देखिए, आप यदि बहुत सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्मर हैं वो पहले पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की तरफ काम कर रहे थे, सोशल रिफॉर्म की तरफ उनका ध्यान कम था। तो पॉलिटिकल रिफॉर्मर को तो जरूर वो कोसेंगे, अब इसलिए इसको हटा दीजिए। अब इसके साथ में सोशलिस्ट हैं, एनार्किस्ट हैं। अब एनार्किस्ट जो है उनको क्या कहा जाए, उनको वो क्या कोसेंगे? एनार्किस्ट जो है वो तो आपको पता है कि वो किसी भी तरह के ऑथोरिटी को, किसी भी तरह के हिरार्की को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनका सोशल रिफॉर्म से कोई उस तरह का ज्यादा नाता नहीं है। तो आप इसको ही केवल चुनेंगे और कोई उपाय नहीं है, और यही इसका ऑफिशियल आंसर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज ए मैगजीन स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका? ये क्वेश्चन आसान है, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो मैगजीन शुरू किया था वहां पे उसका नाम है इंडियन ओपिनियन, क्योंकि बाकी जो मैगजीन है वो सब इंडिया में उन्होंने किया। ये मैगजीन है भी नहीं, ये तो बुक है हिंद स्वराज। तो ये क्वेश्चन खासा आसान है। इंडियन ओपिनियन में ही उन्होंने जो है सत्याग्रह, जिसका कि वो नाम उस समय में ढूंढ रहे थे, जो रेजिस्टेंस, उनकी जो पैसिव रेजिस्टेंस थी, उसके नाम के लिए उन्होंने जो है ये दिया था, मतलब एक तरह का एडवर्टीजमेंट की, जो अच्छा नाम बताएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। और उसमें मगन लाल गांधी जो उनके ही कजिन ब्रदर थे, उन्होंने सदाग्रह नाम जो है ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन में दिया था। बाद में वो सत्याग्रह नाम आया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंडियन ओपिनियन। और ये फर्स्ट मैगजीन भी था जो शायद 1904 वार में देख लीजिएगा उन्होंने वहां शुरू किया था। बाद में हरिजन, यंग इंडिया, ये सब तो इंडिया में आके उन्होंने शुरू किया। 37 यहाँ पे तो ये तो इसका अपना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय रविन्द्रनाथ टैगोर ऑन इंडियन नेशनलिज्म इन ऑर्डर। अब ये एक इन्होंने नया तरीका पिछले 2023 में ढूंढा था, लॉक के स्टेटमेंट को और मार्क्स के स्टेटमेंट को, टैगोर के स्टेटमेंट को क्रोनोलॉजी में सजाओ। ये किसी बुक से ले लेते हैं, कोई उनके स्पीच का पार्ट ले लेते हैं और उसको तोड़ तोड़ के कहते हैं। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सजाना, क्योंकि ये कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है, कौन पहले हुआ कौन बाद में होगा, जैसा थिंकर को जो थॉट आ रहा हो। इसका सही आंसर 2 है। अब आप पढ़ लीजिए और इससे अधिक क्या कहा जा सकता है। इस तरह क्वेश्चन को रेस्ट इन पीस छोड़ दीजिए।
ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एजर्सन रीजन है, दो स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट है एजर्सन में है गांधी सपोर्टेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर ए बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है, ट्रू है। अंबेडकर कंडेम्ड मतलब क्रिटिसाइज द पंचायत एज ए रिप्रेसिव एंड ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उनको लगता था कि पंचायती राज में और जो है कास्ट सिस्टम और जो ऑपरेशन है वो और उभर करके आएगी, और इससे अच्छा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर होगी, तो वहां तक आते आते कास्ट डाइल्यूट हो जाती, क्योंकि कास्ट सिस्टम से खासा परेशानी था। ये भी ट्रू है, ये किसी भी तरह से इसको एक्सप्लेन तो करता नहीं, दोनों अलग अलग थिंकर के व्यू हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। Next question है, who said the following, can you have economic reform without first bringing about reform of the social order? ये आप गेस भी कर सकते हैं कि सोशल रिफॉर्म को पॉलिटिकल रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिफॉर्म से ऊपर मानने वाले अंबेडकर होंगे। वैसे इसमें ज्योतिबा फुले भी हैं, रमाबाई हैं, गांधी जी हैं, ये सब के व्यूज है। आप ज्योतिबा फुले देखिएगा तो भी सोशल रिफॉर्मर थे, लेकिन इस तरीके से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म के ऊपर उसको तरजीह देना, ये बात जो है अंबेडकर की है, इसलिए ये सेकंड क्वेश्चन है इसी पेपर में अंबेडकर पे। आइए अब सीयूईटी पीजी 2023 के फेज 2 के पेपर को देखते हैं। जो जैसा मैंने बताया कि ये 2 फेजेज में हुआ था और हमें मिल जाते हैं एक पेपर, जस्ट हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंस है। थोड़े इसमें उटपटांग टाइप के क्वेश्चन भी थे, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। First question, phase 2 2023, which among the following is not an element of the state as described in Kautilya Saptanga theory? ये बेहद आसान क्वेश्चन है, क्योंकि 7 लिम्स जो सप्तंगा थ्योरी जो है, 7 लिंग, सप्त मतलब 7 और अंग मतलब लिंग, तो 7 लिंग। और ये जो है हम हर जगह जितने भी एंशियंट टेक्स्ट यदि आप देखेंगे, मनुस्मृति में भी दिखेगी और शुक्रानीति, सब में 7 लिम्स ऐसे दिखती है। हिंदू जितने भी क्लासिकल टेक्स्ट हैं जिसमें स्टेट की जो परिकल्पना की गई, उसमें 7 लिम्स जैसे दिखते हैं। तो उसमें कौटिल्य के जो 7 लिम्स हैं, उसमें स्वामी मतलब किंग, अमात्य मतलब मंत्री, जनपद मतलब टेरिटरी जो राज्य है, दंड मतलब आर्मी कह लीजिए, गवर्नेंस कह लीजिए, ब्यूरोक्रेसी भी इसमें आता है, दंड मतलब आर्मी, दुर्ग फोर्ट, और कोस मतलब ट्रेजरी, और मित्र जो एलाई है, जो आपके मित्र जो आपके साथ खड़े होते हैं दूसरे दुश्मन देशों के अगेंस्ट में। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो अमात्य है, दुर्ग है, कोश है, लेकिन ये क्या लिखा है इन्होंने, अंतरराष्ट्रीय संबंध मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसा कुछ नहीं है। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज ए जर्नल रन बाय राजा राम मोहन रॉय? तो आप देख सकते हैं कि वहां पे पूछा गया 2024 में कौन सी उन्होंने समाज बनाई, कौन सी सोसाइटी, और यहाँ पे जर्नल। तो किस तरह से क्वेश्चन एक ही लाइन पे आते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप इसको पिक कर सकते हैं ब्राह्मणिकल मैगजीन, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है जर्नल। जो उनकी फर्स्ट ब्राह्मणिकल मैगजीन थी, बाद में बंगाली वीकली संवाद कॉमेडी उन्होंने शुरू किया, पर्सियन में उन्होंने वीकली शुरू किया मिरात अल अकबर, और इंग्लिश वीकली भी बंगाल गजट। तो तीन तीन उन्होंने जो है वीकली स्टार्ट किया था। इसके अलावा यहाँ पे जो सेतकार्या अशुद्ध है, ये बुक है ज्योतिबा फूले का, अबाउट टेरेबल सिचुएशन ऑफ कल्टिवेटर्स, मतलब ये विप ऑफ द मतलब विप जो गरीबों के ऊपर जो कोड़ा मारा जाता है, इस ये टाइटल इसका अनुवाद है हिंदी में। क्राई ऑफ इंडियन वोमेन जो है, ये मराठी में लिखा गया था पंडिता रमाबाई के द्वारा, एक रेडिकल फेमिनिस्ट इंडिया की। और केसरी और मराठा जो है, ये न्यूज़पेपर था तिलक जी का। ये एक केसरी मराठी में था और मराठा परहैप्स इंग्लिश में था। तो ये सब इसके बारे में हो गई, और ये सही आंसर है 4। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कौटिल्याज थ्योरी ऑफ राजमंडला? अभी आप देखिए कि सेम पेपर में इन्होंने सप्तंगा के बारे में पूछा, अब राजमंडला पूछ रहे हैं। कितना यूनिफॉर्म, या समझिए पूरे ही दोनों इन्होंने पूछ दिया, दो ही आपको मेन पढ़ना है। सो परस्यूट ऑफ रिसोर्स बाय विजिगिसु, विजिगिसु वो किंग है जिसके कॉन्टेक्स्ट में पूरा राजमंडला देखा गया, जो सेंटर में है, जिसको विश्व विजेता होने की इच्छा है। तो उसको जो है रिसोर्स तो चाहिए ही, एलिमिनेट करना पड़ेगा इनमीज को, दुश्मन को खत्म करना होगा, कल्टीवेशन ऑफ एलाइज एंड प्रोवाइडिंग हेल्प टू देम भी करना होगा। लेकिन विजुगुसी के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वॉर करे पीस के ऊपर। पीस और वॉर में बैलेंस रखना जो है, ये कौटिल्य के 6 गुना है, 6 जो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के डिप्लोमेसी के अंग बताए थे। उसमें संधि भी है, उसमें हमेशा वॉर नहीं है, इसलिए परफॉर्मेंस ऑफ वॉर ओवर पीस जो है वो गलत है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्योंकि आप इन सब में थोड़ा तो बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं।
लास्ट क्वेश्चन फेज 2 2023 का देखिए, ये मैचिंग है, बेहद आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया। वैसे इसमें ऑप्शन आपको आप देख सकते होंगे, ये ओरिजिनल पेपर है तो, लेकिन राजा राम मोहन रॉय, सभी हम लोग चलिए मिला देते हैं। इन्होंने जो बुक लिखा है तोहफत उल मुहाद्दीन, मुहाद्दीन, तो ये बुक मैंने अभी आपको बताया भी था। सावरकर की बुक जो है हिंदुत्व, तो बेहद फेमस है, वी ऑल नो। अंबेडकर की जो बुक है हु वेयर शूद्रा, फेमस बुक, एंड कौटिल्या के अर्थशास्त्र, तो बहुत ही आसान है। तो आप देख सकते हैं कि ये पेपर उतना टफ नहीं था, फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, लेकिन 2024 के क्वेश्चन के मुकाबले ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट की 5-6 क्वेश्चन जो थे उसमें 2 तो अंबेडकर पे ही थे। 2 क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट थे 23 में। एक के अंबेडकर किसको क्रिटिक मानते हैं सोशल रिफॉर्म के, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्मर और सोशलिस्ट का नाम लिया जो कि वेग है, और टैगोर के स्टेटमेंट को अरेंज करना। बाकी जो 4 क्वेश्चन थे वो आसान थे। अब आइए 2022 और 21 जिसमें कि काफी आसान क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द कॉन्सेप्ट ओशनिक सर्कल। तो ये फर्स्ट लेवल क्वेश्चन इसको कहते हैं, मतलब आपको जस्ट टच करता है कि ओशनिक सर्कल। सेकंड लेवल क्वेश्चन होगा कि इसमें से कौन सा जो है ओशनिक सर्कल जो गांधीयन कॉन्सेप्ट है उसमें सही है। 4-5 स्टेटमेंट ओशनिक सर्कल के बारे में होंगे और फिर आपको सही पहचान, वो सेकंड लेवल क्वेश्चन हो जाता है। ये फर्स्ट लेवल क्वेश्चन आपको पता है कि ये गांधी जी का ओशनिक सर्कल। ओशनिक सर्कल बेसिकली क्या है, मतलब वो कहते हैं कि इंडिविजुअल से शुरू होता है, उसके बाद गांव का समाज है, फिर बीच में मंडल, फिर स्टेट, फिर सेंटर। इस तरह के जो समाज जो जो व्यक्ति से शुरू होकर के और देश तक जाता है, वो सब जो है नॉन हिरार्किकल होना चाहिए। नहीं कि एक के ऊपर दूसरा है, सब जो है एक तरह से लेवल में, एक लेवल में है, और कोई कोअर्सिव अथॉरिटी नहीं है। ये नहीं कि स्टेट का गांव पे जो है कोअर्सन है, मतलब फोर्स है, और सेंटर का स्टेट पे फोर्स है। और सभी जो यूनिट हैं, इंडिविजुअल भी सेल्फ रिलायंट है, मोरली रीजनरेटेड है, गांव भी जो है सेल्फ रिलायंट है, और ये जो कम्युनिटी है वो मोरली इवॉल्व कम्युनिटी है, अपने को खुद संभाल सकती है, अवेयर है, और अपने रूट से जुड़ी हुई है। इस टाइप के समाज की जो कल्पना करते हैं वो ओशनिक सर्किल है। मतलब जिस तरह ओशन में आप देखेंगे वेव होती है, उसमें से कोई जो है छोटा या बड़ा नहीं होता है, जस्ट जो है एक एनर्जी निकल करके और वो फैलती है। उसी टाइप से जो है ओशनिक सर्किल एक इंडिविजुअल से फैलता हुआ कंट्री, जो सभी लेवल पे कम्युनिटी जो है सेल्फ रिलायंट, अपने रूट से जुड़ी हुई, नॉन कोअर्सिव एंड हार्मोनियस वे में एक दूसरे के साथ रहती है। ओशनिक सर्कल गांधी जी। हिंदुत्व, हु इज हिंदू वाज रिटन बाय, अगेन फर्स्ट लेवल क्वेश्चन, वी ऑल नो कि सावरकर। यहाँ पे जो है हु इज हिंदू जब आता है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि सावरकर के अनुसार हिंदू वो थे जो कश्मीर से कन्याकुमारी, वो केप कोमरिन कहते हैं, वहां तक, और वेस्ट से लेके ईस्ट तक, आप कह लीजिए अरुणाचल से द्वारका, जो भी हमारी भारत वर्ष है भूमि, उसको वो पितृभूमि और पुण्य भूमि मानते हैं। पहला कंडीशन है। दूसरा, उनके माता पिता जो है हिंदू होने चाहिए, मतलब हिंदू माता पिता के संतान हो, भले बाद में उन्होंने कोई और धर्म अपना लिया हो। और थर्ड कंडीशन वो रखते हैं कि वो एक ऐसे धर्म को आज के डेट में फॉलो करते हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट हुई है। अब इंडिया में ओरिजिनेट कौन कौन धर्म हुई है, सिखिज्म हुई है, बुद्धिज्म हुई है, जैनिज्म हुई है, तमाम तरह के और धर्म जो कि हिंदुइज्म के ही आसपास आते हैं। तो इस तरह से देखें तो इस्लाम या जो पारसी या जो क्रिश्चियन, ये तो हिंदू नहीं कहलाएंगे। लेकिन वो बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, सिख, ये सब जो हैं वो हिंदुइज्म, सॉरी हिंदुइज्म नहीं, हिंदू कहला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि हिंदू को उन्होंने जो है हिंदुइज्म से बहुत बड़ा बना दिया। यहाँ पे देखिए ये हिंदुइज्म है, तो हिंदुइज्म और ये सब इसमें और जोड़ दीजिए, बुद्ध, जैन, सिख, तो ये जो कल्चरल जो एक समूह है वो हिंदू हो जाता है। हिंदू कोई धर्म उनके लिए नहीं था, एक कल्चरल ग्रुप था जो इंडिया को अपना पुण्य भूमि, पितृभूमि मानती है, जो इंडियन माता पिता के संतान कभी रहे हैं, जो मतलब वंश, जो डिसेंट उनका है वो हिंदू से हुआ है। और तीसरा जो है वो ऐसे रिलीजन को फॉलो करते हैं जो इसी भारतवर्ष में पैदा हुई है, उसको वो हिंदू मानते हैं। उसका एक पार्ट केवल हिंदुइज्म है। सावरकर। द वर्क हु वेयर द शूद्रा इज एसोसिएटेड विथ, ये भी फर्स्ट लेवल क्वेश्चन है। ये अंबेडकर ने ये बुक लिखी थी, तो अंबेडकर का मैंने यहाँ काफी सारे बुक जो है दे दिए हैं, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, याद कर। आइए ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का देखते हैं, जो 2022 का भी लास्ट क्वेश्चन है। द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट इज एसोसिएटेड विथ। तो अब देखिए कितना आसान होते जा रहा है। 2024 आते आते असल में CUET PG अपने लेवल को बढ़ा रहा है। आई डोंट नो ये कोई ट्रेंड है या फिर वो गिर करके
2022 के लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत अजीब सी बात है कि यूजीसी नेट अपनी लेवल जो है घटा रहा है और सीयूईटी पीजी बढ़ा रहा है। तो एक अभी ऐसी अजीब सी सिचुएशन हो गई है कि सीयूईटी पीजी के क्वेश्चन कई बार यूजीसी नेट से ज़्यादा टफ दिखाई पड़ते हैं। आई डोंट नो क्या कैसे वो एक दूसरे एग्जाम से भी वो बैलेंस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्वेश्चन बेहद आसान है कि सप्तांग थ्योरी किससे एसोसिएटेड है। ये एकदम एक रूडिमेंट्री लेवल 1 क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स वी नो। अभी आपने देखा कि सप्तांग थ्योरी में कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है, राजमंडला में क्या नहीं है ये पूछा जा रहा है, जो कि थोड़ा सेकंड लेवल डीपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फिर से एक बार जो है 7 लिम्स को देख लीजिए। यदि इन सब से आपको क्या सबक मिलता है, कैसे आईपीटी की तैयारी करनी चाहिए, मैं तो आपको एक सिंपल फार्मूला बोलूंगा कि जितने मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल पे, उसको कम से कम 6-7 बार देख जाइए। पहली बार तो नॉर्मल स्पीड में, दूसरी बार 1.25, फिर 1.5, 1.75, 2, इस तरह के स्पीड में देखिए, आप बहुत तेजी से आप देख जाएंगे। सेकंड जो है, आप पास्ट 5 ईयर जो ई बुक है अमेजन से डाउनलोड कीजिए, उसमें 5 साल के पेपर को देखिए, उसमें इतने सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको भी नोट की तरह यूज कीजिए। और फिर फाइनली सीयूईटी पीजी गाइड में जो मैंने फैक्ट शीट दिया है उसको 10-11 बार, यस 10 to 11 टाइम। और फिर PYQA जितना देख सकते हैं। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स, तो मतलब सोने पे सुहागा है। नहीं तो जितना भी PYQA है, चाहे SU का हो, AMU का हो, जामिया का हो, पुडुचेरी यूनिवर्सिटी की हो, जो भी आप देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, तो बहुत अच्छा है इसी बेसिस पे। और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। बी कॉन्फिडेंट, हैप्पी गो लकी एटीट्यूड रखिए। दैट्स ऑल। दिस इज द वे टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी पीजी। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप इस स्लाइड पे पहुंच गए हैं तो आपके पेशेंस को सलाम, क्यूडोज टू योर पेशेंस। और फिर से आपको बताना है कि सीयूईटी पीजी 2026 यदि आप दे रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने अपने प्रिपरेशन को फिनिश करने का विद बैंग। और अपने जो प्रोबेबिलिटी है जेएनयू या अदर ग्रेट यूनिवर्सिटी में जाने का, उसके चांसेस को बहुत बढ़ाने का, आप ज्वाइन कर सकते हैं सीयूईटी पीजी 2026 क्रैश कोर्स। इसकी जो डिटेल है आपने देखा होगा, नहीं तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब से लेके एक्स तक जो है मैं उस पर बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप रजिस्टर करें विथ मेल। डिटेल्स जो है इसमें नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर, paulsciencehelp@gmail.com पे आपको जानकारी भी दी जाएगी कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दीज आर द मीन्स जिससे कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, टच में रह सकते हैं, अपनी क्वेरीज, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। मैं हर सक कोशिश करता हूं आपको जवाब देने की 1-2 लाइन में। चलिए मिलेंगे। इस सीरीज को डेफिनेटली मैं फिनिश करूंगा बिफोर 11 मार्च। तो गेट ट्यून टू पॉल साइंस हेल्प चैनल और इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का इस सीरीज में और भी वीडियोस का। तब तक के लिए स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन फास्ट मोड। टेक केयर, बी हैप्पी।